देखिए अनिला जी, देखिए सवाल इसलिए मैंने किया था क्योंकि अब इसको कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा भी बनाया जा रहा है। हर मंच से इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। आपने भी कहा है कि कांग्रेस ने छुपाया, उसके पीछे कितने लाखों लोग बेघर हुए थे, लाखों लोगों की जान चली गई थी। देश का जब बंटवारा हुआ वो रात कोई भूल नहीं सकता है। 14 अगस्त की उस रात को जिस तरीके से लोग अपने घर बार को छोड़ के जा रहे थे और हर तरफ अफरा तफरी थी। अंशु अवस्थी, देश की सबसे पुरानी पार्टी, देश आजाद हुआ, सत्ता में आ पाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं और आज उन्हीं को यह जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि देश का जो विभाजन हुआ है उसके पीछे कांग्रेस की ये रणनीति रही है। रणनीति क्या, इसको साजिश करार अब दिया जा रहा है हर मंच से। अखंड भारत का आप जिक्र करते हैं, अपने संकल्प पत्र में अखंड भारत आप लिखते हैं, वहीं दूसरी तरफ आप इस तरीके से छलावा भी करते हैं। इसको कैसे देखते हैं, वो भी जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अमृत काल में हैं हम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से आप उम्मीद क्या कर सकते हैं? ये वो लोग हैं, ये तो शुरुआत से लड़ते रहे हैं। शुरुआत से गांधी के खिलाफ थे। आपको याद होगा एक कार्टून छपा था जो इनकी पत्रिका थी आरएसएस की, ऑर्गेनाइजर, जिसमें गांधी जी के 10 चेहरे लगाए गए थे जी। तो उसमें ये दिखाया जा रहा था कि उनको आरएसएस के लोग तीर से मार रहे हैं। वो मैं फोटो भी दिखा दूंगा, मेरे पास है वो। उसमें एक पटेल का चेहरा था, अब्दुल कलाम आजाद का चेहरा था, सुभाष चंद्र बोस का था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। ऐसे उनके जो देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। दूसरा, पार्टीशन के लिए जिम्मेदार ठहराने की बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, बीजेपी की हमारी जो भी प्रवक्ता है, कम से कम वो कांग्रेस को गाली दे रहे हैं, ठीक है, वो हमारे साथ हमारी विचारधारा के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी को वो गाली दे रहे, समझ में आता है, लेकिन इस देश के इतिहासकारों पर सवाल ना उठाएं, क्योंकि देश का इतिहास इतिहासकार लिखते हैं। आजादी के समय भी लिख रहे थे, आज भी लिखते हैं। तो जब वो ये कहते हैं कि इतिहास को छिपाया गया, इतिहास को बनाया गया, तो ये बात कहना चाहते हैं, इतिहासकारों पर सवाल खड़ा करते हैं और अपने ऊपर भी सवाल खड़ा करते हैं कि ये जाहिल लोग थे। जब इतिहास छिपाया जा रहा था तो उनके पास कोई लिखने पढ़ने वाले लोग नहीं थे, जैसा कि आज भी डिग्री पर संशय है। दूसरा, पार्टीशन की बात करते हैं, मैं उसकी बात कर लेता हूं, बड़ा मुद्दा है। 1937 में हिंदू महासभा, जिसके अध्यक्ष वीर सावरकर थे उस समय, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी शामिल थे, आरएसएस के नेता भी शामिल थे, उन्होंने सबसे पहले देश के बंटवारे की नींव रखी और कहा कि 2 राष्ट्र है भारत, हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत पास किया अहमदाबाद में। वे इनके बिल्कुल समानांतर मुस्लिम लीग ने भी देश के बंटवारे की बात की और कहा हमें पाकिस्तान अलग चाहिए। तो मुझे आप बताइए कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग तो देश को बांटने की मांग कर रहे थे, तो जिम्मेदार कौन हुआ? और यही दोनों लोग, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, मिलकर 1941 में सरकार बनाते बंगाल में, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो तत्कालीन जनसंघ और हिंदू महासभा इनके नेता थे, जो भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर मेंबर है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक हैं। वो बंगाल की सरकार में, मुस्लिम लीग की सरकार में उप मुख्यमंत्री बनते हैं और अंग्रेजों को पत्र लिखकर सहयोग देते हैं कि हम इस आजादी के आंदोलन को कुचलने में अंग्रेजों की पूरी ब्रिटिश एम्पायर की मदद करेंगे। तो अब मुझे बताइए कि आजादी का विरोध कौन कर रहा था? इस देश के बंटवारे का जिम्मेदार कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। क्या इन्होंने कभी सच बोला है क्या? चलिए, 2 राजनीतिक पार्टियां थी, एक आरोप लगाने वाली, दूसरी जिस पे आरोप लग रहा था, इसलिए सबसे पहले आपका रुख कर लिया। लेकिन बार बार हम इतिहास के पन्नों को पलट रहे हैं। इतिहासकार हमारे साथ हैं, सर वापस आपका रुख करूंगी मैं। रवि भट्ट जी हमारे साथ हैं, इतिहासकार हैं वो। जिस दिन हमारे देश के भविष्य बेहतरी के लिए ये फैसला लिया गया था, 15 अगस्त 1947 को जब ये देश आजाद हुआ, भारत एक अलग राष्ट्र बना, 3 जून को ये प्रस्ताव सामने आया और उसके अलावा 15 जून को ये फैसला ले लिया गया था कि एक अलग राष्ट्र बनेगा। आज हम इतिहास के पन्ने को पलट रहे हैं कि जिस बेहतरी भविष्य के लिए ये फैसला लिया गया था, इतिहास क्या कहता है सर? राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तो हमेशा से चलता रहेगा। 75 साल बीत जाने के बाद भी, जब 77वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं कल, आज भी इस चीज का जिक्र हो रहा है कि राजनीतिक फायदे के लिए आप लोगों ने, कांग्रेस पे आरोप लग रहे हैं, समझौता कर लिया, ये स्टेप उठा लिया, जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनना था इसलिए। इतिहास क्या कहता है हमारा? देखिए, अक्सर ये होता है कि जब परिस्थितियां खत्म हो जाती हैं, उसके बाद में किसी ढंग का कमेंट करना बहुत आसान होता है। लेकिन जब कोई भी सभ्यता, कोई भी समाज एक व्यक्तिगत परिस्थिति से गुजर रहा होता है, उस समय की
जो परिस्थितियां होती है, ट्विस्ट एंड टर्न्स ऑफ इवेंट होता है, ऑल टू द डिफरेंट होता है। नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है कि जैसे हिस्टोरियंस होते हैं, जैसे व्यक्ति होते हैं, वैसे हिस्टोरियंस जो होते हैं उनकी भी अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग्स होती हैं, और अक्सर वो जो इतिहास लिखते हैं वो बैस भी होता है, चाहे वो वेस्ट के आदमी लिख रहे हो, चाहे वो ईस्टर्न साइड के लोग लिख रहे हो। और हिंदुस्तान के अंदर विशेष तौर से चूंकि इतिहास लिखने की परंपरा दुर्भाग्य से नहीं रही है, तो इसलिए इतिहास हमेशा यहाँ पर कोर्ट जो हिस्टोरियंस है उन्होंने लिखा है, और स्वतंत्र इतिहास की बहुत ही सूक्ष्म यहाँ पर करना चाहिए परंपरा रही है। अब यहाँ पर मैं आता हूँ आपके प्रश्न के ऊपर कि यहाँ ये जो विभाजन की विभीषिका जो थी उसका असली जिम्मेदार कौन है। अगर इस प्रश्न का उत्तर मेरे को आप देने के लिए कहें तो मैं बोलूं जी। इस प्रश्न का उत्तर ये है कि इसमें सबसे ज्यादा बजाय एक दल दूसरे दल की जबान पकड़ता है, इसके अंदर और इस चक्कर के अंदर जो असली जो अपराधी है जी, वो बच के निकल जाता है विभाजन की विभीषिका से, और वो है केवल एक शख्स जिसका कि नाम है लुइस लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, ही वॉज अ पर्सन, बहुत कम लोगों को मालूम होगा उसने क्या करा। लॉर्ड माउंटबेटन को ब्रिटिश की पार्लियामेंट ने जब अंग्रेजों को लगने लग गया था कि अब भारत में रहना असंभव है और हमको भारत छोड़ना पड़ेगा, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लॉर्ड माउंटबेटन को यह टाइम दिया था 30 जून 1948 तक का, कि इस बीच में आप इन भारत को कभी भी सुगमता और सरलता पूर्वक जो है आप इनको जो है सत्ता का हस्तांतरण आप कर दें। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी खुद की बेवकूफी और खुद के स्वार्थ के लिए उसने बगैर किसी प्लानिंग के 3 जून 1947, अब देखिए 15 अगस्त में और 3 जून में कितना कम वक्त है। उसके बाद जब ज्वाइंट सेशन था मुस्लिम लीग का कांग्रेस का, उसमें जब उससे पूछा गया कि आपने क्या डेट डिसाइड करी है, तो उसने आउट ऑफ ब्लू, जो कि वो खुद एडमिट करता है, उसने खुद ये सेंटेंस बोला कि हमने आउट ऑफ ब्लू बोल दिया था, कि हमने 15 अगस्त कह दिया। फिर उसके बाद ने कहा 15 अगस्त कहते हुए अचानक हमारे दिमाग में 2 बातें थी। पहली एक बात थी कि मैं उन दोनों पार्टीज को बताना चाहता था, आई एम द मास्टर ऑफ द इवेंट, मैं मास्टर हूं, आप लोग नहीं है, मैं जो डिसाइड करूंगा वो होगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कहता है कि 15 अगस्त के दिन ही चूंकि जापान ने सरेंडर किया था, तो वो उसकी 2nd एनिवर्सरी थी जापान के सरेंडर की, और जापान को ब्रिटेन ने सरेंडर कराया था, तो इन्होंने उस एनिवर्सरी को मैच करने के लिए, भाई 15 अगस्त को जापान ने करा था और 15 अगस्त को हम ये दे रहे हैं। और एक तीसरा कारण उसका जो कहने का था, जो कि वो खुद कहता है कि मैं नहीं चाहता खून खराबा हो, पर ये बेवकूफी की बात वो कह रहा। खून खराबा जब आप 3 जून के अनाउंस कर रहे हो, जून जुलाई अगस्त को आप 1.5-2 महीने के बाद आप कहना चाहिए फ्रीडम देने जा रहे हो 2 महीने बाद, तो इतने कम वक्त में हस्तांतरण होगा तो उसमें कंफ्यूजन तो होगा ही। पर उसका खुद का स्वार्थ था, उसका खुद का एक स्वार्थ ये था कि भारत से वो जब जा रहा था, वो जल्दी से जल्दी भारत में ये सत्ता का हस्तांतरण करके वो जाना चाहता था यूके, जहां पर उसको जो दूसरा असाइनमेंट मिल रहा था उसमें अपनी सीनियरिटी नहीं लूज करना चाहता था। ठीक है सर। अब आप देखिए उसके बाद में वो 3 जून को अनाउंस करता है, और उसके बाद 4 जुलाई को, यानी कि लगभग 1 महीने के बाद 4 जुलाई के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी उसके अंदर ये पास होता है हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर कि भाई यस इंडियन इंडिपेंडेंस बिल पास किया जाता है वहां पर, जस्ट 1 महीने में 4 तारीख को पास होता है। और ये ये जो हमारे जनाब लॉर्ड माउंटबेटन होते हैं, इनकी आप बेवकूफी देखिए, इनकी ये देखिए किस तरह से उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर लाखों का खून बहाया। 8 अगस्त को वो बुलाते हैं यूके से एक आदमी को जिसका नाम था सर रैडक्लिफ, वो लॉयर था और उसने हिंदुस्तान को कभी देखा ही नहीं था, चलिए हिंदुस्तान बारे में कुछ जानता ही नहीं था।